जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत दिन बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, लोगों ने कहा कि सर अगर वीडियो नहीं बना पा रहे तो कम से कम कुछ प्रश्न दिया करिए, 8-10 प्रश्न जो रोज़ाना दिया करिए आप, जिससे हम लोग की तैयारी होती रहे। तो ठीक है दोस्तों, आज से हम प्रश्नों को संग्रह इकट्ठा करके और लेते आ रहे हैं और आप लोग को देते जाएंगे। तो दोस्तों, जो आज पहला जो प्रश्नोत्तरी का पहला जो पार्ट रहेगा, जो पहला भाग रहेगा, वो है ब्रह्मांड विज्ञान से रिलेटेड। दोस्तों, ब्रह्मांड विज्ञान से रिलेटेड अगर आप जितनी भी तैयारी करना चाहें कर सकते हैं। और बहुत ब्रह्मांड तो ब्रह्मांड है ही, मतलब उसमें आप कितना भी घुल मिल जाइए, कितना भी आप पढ़ते जाइए, कभी ख़त्म ना होने वाला एक ऐसा संग्रह है, एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है जिसके बारे में पूरी परिकल्पना कर भी नहीं सकते। आप तो छोड़ दिए, जितने वैज्ञानिक हुए उन्होंने भी कभी नहीं किया है। आइए, जो पहला आज ब्रह्मांड विज्ञान का जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो दोस्तों, आपको याद होगा बिग बैंग सिद्धांत। आइए जरा सा देखते हैं प्रश्न क्या है। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? पहला है ए महाद्वीपीय विस्थापन, दूसरा बी ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सी हिमालय की उत्पत्ति, डी ज्वालामुखी विस्फोट। तो दोस्तों, इसमें जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अब आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। दोस्तों, आधुनिक भौतिक शास्त्री जॉर्ज लेमेंतेयर ने सन 1896 में सृष्टि की रचना के संदर्भ में महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने दावा किया कि ब्रह्मांड सबसे पहले एक बहुत विशाल और भारी गोला था, जिसमें एक समय के बाद बहुत ज़बरदस्त धमाका हुआ और इस धमाके से होने वाले टुकड़ों ने अंतरिक्ष में जाकर धीरे धीरे तारों और ग्रहों का रूप ले लिया। इसलिए बी सही विकल्प है। दोस्तों, ध्यान दिएगा, जो जॉर्ज लेमेंतियर ने उन्हें एक परिकल्पना दी जिसे कहा जाता है बिग बैंग। इसका मतलब होता है महाविस्फोट थ्योरी, यानी महाविस्फोट प्रक्रिया। उसमें क्या हुआ, उन्होंने बताया है कि जो आज हमारा जो ब्रह्मांड है, जितने ढेर सारे तारे, वो संपूर्ण एक गोले के रूप में विराजमान थे, जिसमें ढेर सारे, जब उसमें हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा मिलती गई और एक बहुत बड़ा विशाल गोला बन गया और उसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, बहुत ज़बरदस्त धमाका हुआ। इस धमाके से सभी टुकड़े फैल गए, धीरे धीरे तारों और ग्रहों का रूप ले लिया और वही सब आज तारों और ग्रहों के रूप में विराजमान है। ठीक है दोस्तों, आइए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। आकाशगंगा, मिल्की वे या क्षीर मार्ग या मंदाकिनी की आकृति को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, आकाशगंगा, मिल्की वे या क्षीर मार्ग या मंदाकिनी की आकृति को कहा जाता है सर्पिल स्पाइरल गैलेक्सी। इसका क्या मतलब होता है? यानी जो हमारे आकाशगंगा की आकृति वो सर्पिलाकार है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ए सही होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं जहाँ पर, आइए जरा सा देखते हैं व्याख्या पहले। आकाशगंगा, मिल्की वे, क्षीर मार्ग या मंदाकिनी हमारे गैलेक्सी को कहते हैं जिसमें पृथ्वी और हमारा सौरमंडल स्थित है। आकाशगंगा आकृति में एक सर्पिल गैलेक्सी है। दोस्तों, इसके बारे में हम थोड़ा सा व्याख्या कर देते हैं। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में लगभग 1000 अरब मंदाकिनियाँ हैं और प्रत्येक मंदाकिनी में 1000 अरब 100 अरब तारे हैं। तो दोस्तों, उन एक मंदाकिनी का नाम, जो 1000 अरब मंदाकिनी है, उनमें एक मंदाकिनी का नाम आकाशगंगा है, जिसमें हम लोग रहते हैं। यानी पृथ्वी और सूर्य जिस मंदाकिनी का अंग है उसे हम आकाशगंगा कहते हैं। इतना समझ लीजिए दोस्तों। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। तारों का रंग क्या इंगित करता है? ए है सूर्य से दूरी का, बी प्रकाश या चमक का, सी पृथ्वी से दूरी का, डी तापमान। तो दोस्तों, जो इसका आंसर होगा वो होगा डी, यानी तापमान। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तारों का रंग उनकी चमक, तापमान और उम्र को इंगित करता है। तो यानी उसमें जो तारों का जो रंग होता है उसको किसको इंगित करता है? तापमान और उम्र को इंगित करता है। आइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। सूर्य हमारे आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूमने में कितना समय लगाता है? दोस्तों, ए है 2.5 करोड़ साल, यानी 2.5 करोड़ साल, बी 25 करोड़ साल, बी 10 करोड़ साल, सी 25 करोड़ साल, डी 50 करोड़ साल। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा 25 करोड़ साल। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। सूर्य हमारे आकाशगंगा के लगभग गोलाकार कक्षा के केंद्र के चारों ओर घूमने में 25 करोड़ साल लगाता है। ठीक है दोस्तों, आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। किसी स्थायी, श्वेत, बौने
नक्षत्र का अधिकतम संभावित द्रव्यमान कहलाती है? ए चंद्रशेखर सीमा, बी एडिंगटन सीमा, सी हॉयलर सीमा और डी फाउलर सीमा। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो होगा ए यानी चंद्रशेखर सीमा। दोस्तों इसकी तरह व्याख्या देखते हैं। किसी स्थायी श्वेत बौने नक्षत्र का अधिकतम संभावित द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। इस सीमा का उल्लेख सबसे पहले विल्हेम एंडरसन और ईसी स्टोनर ने 1930 में प्रकाशित अपने शोध पत्रों में किया था, किंतु भारत के खगोल भौतिक शास्त्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1930 में 19 वर्ष की आयु में स्वतंत्र रूप से इस सीमा की खोज की और इस सीमा की गणना को और अधिक शुद्ध बनाया। ठीक है दोस्तों, आइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। तारों के कारण निम्न में से कौन सा खगोलीय घटना होती है? ए ओजोन, बी ब्लैक होल, सी इंद्रधनुष, डी धूमकेतु। तो दोस्तों इससे आपको लग रहा है कि तारों के कारण जो घटनाएं होती है वो कौन सी हो सकती है? इसमें ब्लैक होल। ये आपको पता होगा ओजोन लेयर कहाँ बनता है? वो पृथ्वी बनता है। इंद्रधनुष भी कहाँ बनता है? आकाश में बनता है, लेकिन उसमें तारों का कोई वो नहीं होता है। धूमकेतु क्या होता है दोस्तों? धूमकेतु क्या होते हैं? ये जितने भी आकाशीय छोटे छोटे पिंड होते हैं वो आके धरती पर टकराते हैं, गिरते हैं, उन्हीं को हम धूमकेतु कहते हैं। आइए जरा इसकी व्याख्या देखते हैं। जब तारों में अपार गुरुत्वीय खिंचाव होने के कारण तारा संकुचित होने लगता है और वह संकुचित होते होते अंत में एक निश्चित क्रांतिक सीमा तक संकुचित हो जाता है और इस अपार असाधारण संकुचन के कारण उसका जगह और समय भी विकृत हो जाता है और अपने ही जगह में और समय का अस्तित्व मिट जाने के कारण वह अदृश्य हो जाता है और यही वह अदृश्य पिंड होते हैं जिनको हम ब्लैक होल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। ब्लैक होल के सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने दिया था? यानी ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया? ए सीवी रमन, बी एच.जे. भाभा, सी एस चंद्रशेखर, डी हरविंद खुराना। तो दोस्तों इसका आंसर आपको पता होगा, ब्लैक होल सिद्धांत को किसने दिया था? सी यानी एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल शब्द अमेरिकी खगोलविद जॉन व्हीलर द्वारा दिया गया था। एस चंद्रशेखर सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। यानी दोस्तों ब्लैक होल के बारे में जो सबसे पहले बताया था वो बताया था जॉन व्हीलर ने, लेकिन सटीक सही यानी सबसे अच्छी तरीके से जो सिद्धांत को प्रतिपादित किया था वो किया था एस चंद्रशेखर जी ने। ठीक है, आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला है ए है, ब्लैक होल एक खगोलीय इकाई है जिसे टेलीस्कोप द्वारा नहीं देखा जा सकता। दोस्तों ये गलत है। दूसरा होगा, ब्लैक होल ऐसी खगोलीय वस्तु होती है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। बिल्कुल सही दोस्तों, यानी बी सही है। सी कह रहा ए सही है, नहीं गलत है। डी कह रहा ए और बी दोनों सही है, नहीं ये भी गलत है, यानी बी सही होगा दोस्तों आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ब्लैक होल ऐसी खगोलीय वस्तु होती है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता है। ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है जिसे घटना क्षितिज कहा जाता है, जिसमें वस्तुएं गिर तो सकती है परंतु बाहर कुछ भी नहीं आ सकता। इसे ब्लैक यानी काला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और कुछ भी परावर्तित नहीं करता। थर्मोडायनामिक्स ऊष्मप्रवैगिकी में ठीक एक आदर्श ब्लैक बॉडी की तरह ब्लैक होल का क्वांटम विश्लेषण यह दर्शाता है कि उनमें तापमान और हॉकिंग विकिरण होता है, इसलिए बी सही है। तो दोस्तों इसका मतलब समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का ग्रह गोल्डीलॉक्स जोन से जुड़ा है? दोस्तों गोल्डीलॉक्स क्या है अभी बताता हूँ मैं आपको, पहले आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ए मंगल ग्रह, बी पृथ्वी, सी बृहस्पति, डी बुध। तो दोस्तों जिसका आंसर होगा वो होगा बी यानी पृथ्वी। आइए दोस्तों व्याख्या देखते हैं फिर समझाते हैं आपको। व्याख्या में है, पृथ्वी में गोल्डीलॉक्स जोन है जिसका अर्थ है कि न तो बहुत गर्म और न ही बहुत ठंडा तथा जीवन के लिए सभी स्थितियों में उपलब्धता। दोस्तों गोल्डीलॉक्स का मतलब क्या होता है? यानी वो लॉक्स जिसमें आप रह सकते हैं, जो आपके लिए
अच्छा हो, जो आपके लिए लाभकारी हो, यानी हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो आप बताइए, आप सोचिए ना कि हम यहाँ भी रहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप वाले भी रहते हैं, अंटार्कटिका वाले भी जाके, मतलब यहाँ के वैज्ञानिक जाके अंटार्कटिका पर भी रहते हैं। एक हिसाब से देखा तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हम लोग के लिए रहने का पृथ्वी पर। अन्य किसी ग्रह पर अभी क्यों नहीं, चूंकि उस पर जीवन की खोज नहीं हो चुका है, चूंकि वहाँ पे गोल्डिलॉक्स जोन नहीं है। जैसे मंगल पे संभव है कि जीवन हो सकता है, लेकिन है नहीं। तो पूरे ब्रह्मांड में, यानी सौरमंडल की अगर बात करें या ब्रह्मांड की बात करें, तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन है, जिस पर लोग रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सौरमंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस या डॉग स्टार? दूसरा बी है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, सी है अल्फा सेंटोरी, डी है बीटा सेंटोरी। तो जो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो होगा ए, साइरस यानी डॉग स्टार। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूरी स्थित है तथा सूर्य के दोगुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह सूर्य से 20 गुना चमकीला है एवं यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। ठीक है दोस्तों, यानी अगर बात करता है कि कौन सबसे अधिक ज़्यादा चमकदार है, तो कौन सा होगा, साइरस या डॉक्सिरस। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हमने 10 प्रश्नों का संग्रह दिया। दोस्तों आप लोग प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा, और इसी तरीके से हम वीडियो लेके आते रहेंगे दोस्तों। और आप लोग जितना भी हो सके, अभी एनटीपीसी का डेट आ गया है 15 दिसंबर। दोस्तों आप लोग खूब अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए। अभी लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, एसआई की आने वाली है, पुलिस की आने वाली है, समीक्षा अधिकारी 11-12 नवंबर को हो सकता है समीक्षा अधिकारी के पेपर वो आ जाएँ, नोटिफिकेशन आ जाएँ। तो दोस्तों अभी से तैयारी में लग जाइए, और अगले एग्ज़ाम जब आने वाला रहे उसके पहले से तैयारी करते रहेंगे दोस्तों, तभी आप तैयार हो पाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, इसी तरीके से हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।